नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मिठारवाल ऑप्शन ई क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे और आज हम बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी के जो टूल्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उनकी बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी में मेनली हम 4 टूल्स की बात करते हैं। पहला टूल्स है इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। दूसरा जो टूल है वो है वेक्टर, यानी कि वाहक। तीसरा टूल है एल्केलाइन फॉस्फेटेज। और जो चौथा टूल है वो है डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम। देखिए, हम बेसिकली टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में 4 टूल्स की बात करते हैं, जिनमें पहला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, दूसरा है वेक्टर, और तीसरा है एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम, और चौथा है डीएनए लाइगेज। हम पिछले वीडियो में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, वेक्टर, एल्केलाइन फॉस्फेटेज और डीएनए लाइगेज के बारे में बेसिक सी बातें कर चुके थे। यानी कि उनका बेस जो है, जो बेसिक जो बातें होती हैं, वो छोटी मोटी बातें हमने पहले कर ली थी, और आज हमें उन्हें डिटेल्स में देखने की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इन 2 को देख लेते हैं आज, क्योंकि ये बहुत छोटे से हैं और इनका जो इम्पोर्टेंस है या इनका जो रोल है वो बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एल्केलाइन फॉस्फेटेज जो एंजाइम होता है, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ये जो एंजाइम होता है एल्केलाइन फॉस्फेटेज, इसका सबसे मुख्य काम जो होता है वो होता है कि किसी सर्कुलर डीएनए को लीनियर डीएनए में बदलना, लीनियर डीएनए में चेंज करना। देखिए, जो सर्कुलर डीएनए होता है वो एक गोलाकार डीएनए होता है जिसमें 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड्स एब्सेंट होते हैं। यानी कि इस डीएनए के अंदर जो 5 प्राइम सिरा है और 3 प्राइम सिरा है वो एब्सेंट होता है। और जो ये सर्कुलर डीएनए होता है वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, यानी कि इसमें 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड एब्सेंट होते हैं। दूसरी बात इसकी ये है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होती है। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम के निर्माण में सबसे बड़ा रोल करती है, जिसमें क्रोमोसोम का 60% हिस्सा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। और जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो एल्कलाइन नेचर की होती है, यानी कि क्षारीय प्रकृति की होती है। और जो हिस्टोन प्रोटीन होती है इसमें बेसिकली मेनली जो होते हैं वो 3 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। कौन से एमिनो एसिड पाए जाते हैं? 3 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें एक है हिस्टिडीन, एक है लाइसिन और एक है आर्जिनिन। ये 3 एमिनो एसिड पाए जाते हैं किसमें? हिस्टोन प्रोटीन में। और हिस्टोन प्रोटीन है वो क्रोमोसोम का 60% हिस्सा बनाती है। क्रोमोसोम में 35% डीएनए होता है और 5% है वो आरएनए होता है। तो इससे जो क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर जो डीएनए होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होती है। और यह सर्कुलर डीएनए मेनली प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में। यानी कि प्रोकैरियोट्स वे जीव होते हैं जिनमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग एब्सेंट होते हैं। यानी कि दोहरी झिल्ली जिसमें पाई जाती है, जो कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। और ये जो डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है
क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। अगर हम बात करें लीनियर डीएनए की, तो लीनियर डीएनए होता है रेखीय डीएनए। कौन सा डीएनए होता है? रेखीय डीएनए। यह डीएनए मेनली यूकैरियोट्स में पाया जाता है, यूकैरियोट्स में। और इस डीएनए के अंदर 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड प्रेजेंट होते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट। तो जो एल्कलाइन फोस्फेटेज एंजाइम होता है वो सर्कुलर डीएनए को लीनियर डीएनए में बदलने में सहायता करता है। इसके साथ साथ एल्कलाइन फोस्फेटेज एंजाइम डीएनए के 5 प्राइम एंड पर फोस्फेट समूह को भी हटाता है। किसको हटाता है? फोस्फेट समूह को भी हटाता है। ये एंजाइम होता है वो डीएनए के 5 प्राइम एंड पर फोस्फेट ग्रुप को हटाता है, यानी कि ये फोस्फेट ग्रुप को हटाने का काम भी करता है। इसके बाद में जो एंजाइम है वो है डीएनए लाइगेज। कौन सा एंजाइम है? डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। देखिए, डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है वो डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है, यानी कि डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको जोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वो डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है। जबकि डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाने वाला जो एंजाइम होता है, यानी कि डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको जोड़ने का काम तो करता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। जबकि डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम जो होता है वो होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये डीएनए लाइगेज एंजाइम है जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को, डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का कार्य करता है। जबकि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ये एंजाइम डीएनए को काटने का काम करता है, काटने का कार्य करता है। लाइगेज एंजाइम है वो जोड़ने का काम करेगा, जबकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए को काटने या तोड़ने का काम करता है। देखिए, जो डीएनए होता है उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काम में लिया जाता है। ये डीएनए है। मान लीजिए ये आपका बाबू है। क्या है? बाबू। ये आपकी बेबी है। जब आपके बाबू का दिल तोड़ना हो या आपकी बेबी का दिल तोड़ना हो तो कौन सा एंजाइम काम में आएगा? लाइगेज नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काम में आएगा। कौन सा एंजाइम काम में आएगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। जब आपके बाबू का दिल जोड़ना हो तो कौन सा एंजाइम काम आएगा? डीएनए लाइगेज। कौन सा एंजाइम काम में आएगा? डीएनए लाइगेज। यानी कि बाबू के दिल को तोड़ने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काम में आएगा और बाबू के दिल को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम काम में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के बारे में डिटेल से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम वे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को काटने का काम करते हैं और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को मोलिक्यूलर सीजर या केमिकल नाइफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें मोलिक्यूलर सीजर, इन्हें मोलिक्यूलर सीजर या
केमिकल नाइफ भी कहते हैं। यानी इन्हें बायोटेक्नोलॉजी के आणविक जो कैंचियाँ होती हैं वो या केमिकल नाइफ भी कहा जाता है। और इनकी जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो थे नास, यानी कि नाथन्स अर्बर और स्मिथ। इन 3 वैज्ञानिकों ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज की थी 1970 में। कब की थी? 1970 में। और उन्हें इस खोज के लिए 1978 में नोबेल प्राइज़ भी दिया था। कौन सा प्राइज़ दिया था? नोबेल प्राइज़। नाथन्स अर्बर और स्मिथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे जिन्हें 1978 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं वो मेनली बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट किए जाते हैं। कौन सी सेल से आइसोलेट किए जाते हैं? बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट किए जाते हैं। बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट किए जाते हैं। बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट किए जाते हैं। और बैक्टीरियल सेल में भी जैसे इकोलाई है, बेसिलस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, या फिर थर्मस एक्वेटिकस है। इनसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आइसोलेट किया जाता है। कौन से बैक्टीरियल सेल से किया जाता है? इकोलाई से, बेसिलस से, स्ट्रेप्टोकोकस से, थर्मस एक्वेटिकस से। देखिए, थर्मस एक्वेटिकस से एक एंजाइम को आइसोलेट किया जाता है जिसे बोलते हैं टैग डीएनए पॉलीमरेज। यानी कि टैग डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो थर्मस एक्वेटिकस से आइसोलेट किया जाता है। और जो थर्मस एक्वेटिकस जो बैक्टीरिया है वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये आराम से जीवित रह सकता है। यानी कि इसे एक्सट्रीमोजाइम बोलते हैं, यानी कि उच्च तापमान पर भी ये एंजाइम क्रियाशील रहता है जिसे एक्सट्रीमोजाइम भी कहा जाता है। तो थर्मस एक्वेटिकस से एक एंजाइम का भी आइसोलेशन किया जाता है जिसका नाम है टैग डीएनए पॉलीमरेज। और टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पीसीआर टेक्निक में भी काम में लिया जाता है। यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में काम में आने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है टैग डीएनए पॉलीमरेज। तो हम बात रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कर रहे थे। इन्हें मोलिकुलर सीजर या केमिकल नाइफ भी कहते हैं। खोज करने वाले वैज्ञानिक थे नाथन्स अर्बर और स्मिथ। 1970 में इनकी खोज की थी। 1978 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट किए जाते हैं। मेनली इकोलाई है, बेसिलस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, या फिर थर्मस एक्वेटिकस से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आइसोलेट किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को काटने का काम करते हैं। देखिए, न्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियस एंजाइम, देखिए न्यूक्लियस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डीएनएज, एक होता है आरएनएज। जो डीएनएज एंजाइम होते हैं वो डीएनए का लाइसिस करते हैं, यानी कि डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए। और जो आरएनए एंजाइम होते हैं वो ब्रेक डाउन ऑफ आरएनए, यानी कि आरएनए का ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ आरएनए, यानी कि ये आरएनए का ब्रेक डाउन करते हैं, जबकि डीएनए जो एंजाइम होते हैं वो डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए करते हैं, यानी कि डीएनए का ब्रेक डाउन करते हैं। और जो डीएनए एंजाइम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। तो डीएनए एंजाइम होते हैं
वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज। एक होता है एंडोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज। देखिए एक्सोन्यूक्लियेज जो एंजाइम होता है वो डीएनए को 5 प्राइम या 3 प्राइम एंड पर कट करता है। यानी ये डीएनए को उसके बाहरी छोरों से काटता है, उनके बाहरी जो सिरे होते हैं उन पर कट करता है। यानी कि डीएनए के 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड पर काटने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम। जबकि जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है वो डीएनए के 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड को छोड़कर बीच से कट लगाता है। बीच से कट लगाने वाला जो एंजाइम होता है वो एंडोन्यूक्लियेज होता है। और ये जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो 5 प्राइम एंड 3 प्राइम को छोड़कर, यानी कि ये बाहरी सिरों पर कटना लगाकर बीच से काटता है, बीच से काटता है। यानी कि ये 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड को छोड़कर अन्य किसी स्पेसिफिक साइट पर काटने का काम करने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। देखिए ये कोई डीएनए है, ये इसका 5 प्राइम सिरा है, ये इसका 3 प्राइम सिरा है। देखिए ये कोई डीएनए है, ये इसका 5 प्राइम सिरा है, ये इसका 3 प्राइम सिरा है। 5 प्राइम 3 प्राइम। अगर कोई एंजाइम इसके 5 प्राइम सिरे से काटता है या 3 प्राइम सिरे से काटता है तो ये जो एंजाइम होता है वो होता है एक्सोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज। और जो 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड को छोड़कर बीच से कट लगाता है वो एंजाइम होता है एंडोन्यूक्लियेज। कौन सा एंजाइम होता है? एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। यानी कि एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है वो अंदर से काटेगा, और जो एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो बाहरी एंड से काटेगा, बाहरी सिरों से काटेगा। देखिए एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हम इनकी बात कर लेते हैं। देखिए एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम फर्स्ट, दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम सेकंड, और तीसरा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम थर्ड। ये 3 टाइप के होते हैं एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए फर्स्ट और जो थर्ड होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, यानी कि ये स्पेसिफिक एरिया से कट नहीं लगाते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक सा जो अंतर है वो हम एक बार देख लेते हैं। इनको 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं, जिसमें एक साइड में हम रख लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम फर्स्ट एंड थर्ड, और एक साइड में हम रख लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम सेकंड। देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम फर्स्ट और 2 थर्ड होते हैं वो डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर
नहीं काटते हैं, यानी कि ये डीएनए को स्पेसिफिक एरिया से नहीं काट पाते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, नॉन स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक एरिया पर कट नहीं लगा पाते हैं। जबकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं सेकंड, वो स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक साइट या टारगेट साइट या रिकॉग्निशन साइट पर काटते हैं, यानी कि ये स्पेसिफिक होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। और इनका बायोटेक्नोलॉजी में अच्छा खासा इंपॉर्टेंस भी होता है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट जो एंजाइम होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड होता है, जबकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट एंड थर्ड नॉन स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक साइट पर काटते ही नहीं है। इनके एक्टिवेशन के लिए बात करें तो एक्टिवेशन के लिए, यानी कि इन्हें सक्रिय करने के लिए एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे ऊर्जा की मुद्रा, करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, एटीपी की आवश्यकता होती है। इनके एक्टिवेशन के लिए मिथियोनिन की आवश्यकता होती है, मिथियोनिन। इनके एक्टिवेशन के लिए एडिनोसिन की आवश्यकता होती है एवं Mg+2 मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता भी होती है। जबकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो सेकंड होते हैं, इनके एक्टिवेशन के लिए ओनली मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। जबकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम फर्स्ट और थर्ड के लिए एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथियोनिन, एडिनोसिन और Mg+2 इन सब की आवश्यकता होती है। जबकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सेकंड के लिए एक्टिवेशन के लिए Mg+2 यानी कि सिर्फ मैग्नीशियम आयन की ही आवश्यकता होती है। ये डीएनए का मॉडिफिकेशन तो करते हैं, ये डीएनए का मिथाइलेशन, डीएनए का मिथाइलेशन करते हैं, लेकिन नॉन स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन नॉन स्पेसिफिक होते हैं। जबकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं वो डीएनए का मॉडिफिकेशन, डीएनए का मिथाइलेशन बट स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक भी होते हैं। यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं सेकंड वाले, वो स्पेसिफिक एरिया पर कट लगा पाते हैं, जबकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम फर्स्ट और थर्ड स्पेसिफिक एरिया पर कट नहीं लगाते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। अब हम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, उसके बारे में आगे डिटेल से बात कर लेते हैं। देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सदैव 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करते हैं। यानी कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एरिया की जो डायरेक्शन होती है उसी पे ये काम कर पाते हैं। दूसरी बात ये है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अनमिथाइलेटेड डीएनए को ही काटते हैं। ये मिथाइलेटेड डीएनए को नहीं काटते हैं, क्योंकि जो मिथाइलेटेड डीएनए होता है उसमें मैथिल ग्रुप पाया जाता है, और मैथिल ग्रुप ऐड करने की प्रोसेस मिथाइलेशन कहलाती है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो अनमिथाइलेटेड डीएनए को ही कट कर पाते हैं। ये
मिथाइलेटेड डीएनए को कट नहीं कर पाते हैं। अगली बात इनके बारे में है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो बैक्टीरियल सेल में पाए जाने वाले डीएनए को नहीं काटते हैं। यानी कि बैक्टीरियल सेल में जो डीएनए पाया जाता है उन्हें नहीं काटते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में जो डीएनए पाया जाता है वो मिथाइलेटेड डीएनए होता है। कौन सा डीएनए होता है? मिथाइलेटेड डीएनए होता है। जबकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमेशा अनमिथाइलेटेड डीएनए को ही कट कर पाते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में पाए जाने वाला डीएनए मिथाइलेटेड होता है, मिथाइलेटेड होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में अगली बात है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल का इम्यून सिस्टम भी बनाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का इम्यून सिस्टम ये प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसका इम्यून सिस्टम भी बनाते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में बाहर से आने वाला जो डीएनए होता है उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उसको क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं, उसको काट देते हैं। इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसका इम्यून सिस्टम भी बनाते हैं। जबकि ये बैक्टीरियल सेल में पाए जाने वाले डीएनए को काटते नहीं है, क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल में जो डीएनए पाया जाता है वो मिथाइलेटेड डीएनए होता है। जबकि जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं उनमें बाहर से आने वाले डीएनए को ये हमेशा काटने का काम करते हैं, इसलिए उनका ये इम्यून सिस्टम भी बनाते हैं। देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं वो सदैव पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में ही कट लगाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सदैव पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में ही कट लगाते हैं। देखिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिसमें फॉरवर्ड या बैकवर्ड रीड करने पर सेम आता है। फॉरवर्ड या बैकवर्ड रीड करने पर सेम आए उसे बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे मलयालम है, तो मलयालम को हम इस साइड से पढ़े तो ये मलयालम है, लेकिन इसको बैकवर्ड पढ़ेंगे तो भी मलयालम है, मलयालम। जैसे तेजू के पापा के जूते, तेजू के पापा के जूते। इसे फॉरवर्ड या बैकवर्ड पढ़ें तो सेम आता है। इसके अलावा जैसे नवजीवन है, इसके अलावा मैडम है, डालडा है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती हैं जिनको फॉरवर्ड या बैकवर्ड रीड करने पर सेम ही आता है। तो ये जो सेम आता है उन्हीं पर ये कट लगाने का काम करते हैं। यानी कि ये पैलिंड्रोमिक जो सीक्वेंस होती है उन पर ही कट लगाने का काम करते हैं जिनको फॉरवर्ड या बैकवर्ड रीड करने पर सेम आता है। यानी कि डीएनए की जो सीक्वेंस होती है, डीएनए में जो कोडोन्स का सिस्टम होता है, जो कोडोन्स की जो सीक्वेंस होती है वो पैलिंड्रोमिक होनी चाहिए। अगर पैलिंड्रोमिक है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट लगाएगा, अगर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट नहीं लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले खोजा गया जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो था हिंड सेकेंड। ये सबसे पहले खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। यानी कि सबसे पहले खोज जिस एंजाइम की हुई थी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हुई थी, वो था हिंड सेकेंड। और जो हिंड सेकेंड एंजाइम है उसे
हीमोफिलस 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 इन्फ्लुएंजी से खोजा गया था। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से खोजा गया जो एंजाइम था वो था हिंड सेकेंड, यानी कि ये सबसे पहले खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। देखिए हिंड सेकेंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से खोजा गया था। अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है इसका इको आर फर्स्ट। देखिए किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का अगर नोमेनकल्चर करते हैं तो इसमें जो सबसे पहले जो वर्ड होता है वो जीनस का नाम होता है। यहाँ जो ई है वो जीनस को इंडिकेट करता है, जबकि सी ओ जो अगले दो वर्ड हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि ये स्पीसीज को इंडिकेट करता है। और ये है स्ट्रेन। इस प्रकार से हम किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नोमेनकल्चर करते हैं। देखिए इसका सीक्वेंस जो होता है, कोडोन जो इसके होते हैं वो होते हैं GAATTC। ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड होता है। ये 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड। देखिए नाइट्रोजनी जो बेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। हम थोड़ी एक्स्ट्रा सी बात कर लेते हैं इन्हें समझने के लिए। देखिए नाइट्रोजन जो बेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन। कौन सा होता है? प्यूरिन। एक होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन में दो बेस होते हैं, एक होता है एडिनिन, एक होता है ग्वानिन। और पिरिमिडिन में होते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। देखिए थाइमिन पाया जाता है डीएनए में। किस में पाया जाता है? डीएनए में। जबकि जो यूरेसिल होता है वो पाया जाता है आरएनए में। तो थाइमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, जबकि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है। दो नाइट्रोजनी बेस होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन में दो होते हैं एडिनिन, ग्वानिन। पिरिमिडिन में 3 होते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। डीएनए में पाया जाएगा थाइमिन, जबकि आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल। ए हमेशा टी के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है और ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ता है। तो यहाँ जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ जुड़ेगा, एडिनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगा, थाइमिन एडिनिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ता है। तो इस प्रकार इनका जो सीक्वेंस होता है वो है। अब इसमें जो कट लगाने का जो काम है वो करता है हिंड सेकंड की हम बात कर रहे हैं। देखिए इको और आई फर्स्ट में जो सीक्वेंस होता है वो हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम खोजा गया था वो था हिंड सेकंड। और जो हिंड सेकंड खोजा गया था वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से खोजा गया था। किससे खोजा गया था? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से हिंड सेकंड खोजा गया था, जो कि सबसे पहले खोजे जाने वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था। देखिए ई कोलाई से इको आर आई फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिसकी खोज हुई थी। और इसका जो सीक्वेंस है वो है GAATTC, यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो है GAATTC। इसे बैकवर्ड या फॉरवर्ड रीड करने पर सेम आता है, इसलिए यह है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में है। कौन से सीक्वेंस में है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में है, क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो सदैव पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर ही कट लगा पाते हैं। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जिसमें जो कट लगाएगा वो यहाँ ग्वानिन पे कट लगाएगा, और जो कट है उसे बोलते हैं स्टेजड कट। और स्टेजड कट से बनने वाले जो एंड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं कोहेसिव एंड
या स्टिकी एंड बोलते हैं, यानी कि ये चिप्स पे आसंजी सिरे होते हैं। एक आसंजी सिरा दूसरे छोरों से हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। कट लगाने के बाद ये सीक्वेंस ये आती है, देखो इसमें ये ग्वानिन से फिर ये अनपेयर्ड N2 बेस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और जो ये एंड होता है उसे बोलते हैं कोहेसिव एंड या स्टिकी एंड। इसके बाद में है HAE सेकेंड। देखिए HAE सेकेंड है वो हीमोफिलस इजिप्टस से खोजा गया था। किससे खोजा गया था? हीमोफिलस इजिप्टस से खोजा गया था। और इसका जो सीक्वेंस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, वो है GGCC, यानी कि इसमें जो कट लगता है वो यहाँ कट लगता है, और जो कट लगता है उसे बोलते हैं ब्लंट कट, यानी कि इसमें अनपेयर्ड N2 बेस अब्सेंट होते हैं। इसमें कोई भी N2 बेस जो अनपेयर्ड है वो अब्सेंट होता है। आगे देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम फोस्फोडाईएस्टर बंध को तोड़ते हैं, यानी कि रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो सदैव फोस्फोडाईएस्टर बंध को तोड़ते हैं। एक क्वेश्चन है जो नीट में पूछा गया था, और क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बंध चिपचिपे स्वरों द्वारा अपने पूरक खंडों के साथ बनते हैं, यानी कि जो कोहेसिव एंड होते हैं या जो स्टिकी एंड होते हैं वो अपने दूसरे स्वरों के साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड। कोहेसिव एंड जो होते हैं वो अपने पूरक खंडों के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। देखिए, हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नामकरण की बात कर लेते हैं, यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। हम एक एग्जाम्पल को लेकर यहाँ देखते हैं कि इनका नामकरण किस प्रकार से होता है। जैसे ये है इको-आर फर्स्ट, तो इको-आर फर्स्ट में जो पहला लेटर होता है वो हमेशा जीनस को इंडिकेट करता है, यानी कि यह वंश को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वंश को दर्शाता है। जो जीनस के बाद में अगले दो लेटर होते हैं वो हमेशा स्पीसीज को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं? स्पीसीज, यानी कि ये जाति को इंडिकेट करते हैं। और जो बच गया वो है स्ट्रेन। ये स्ट्रेन होता है, इसमें जो पहला लेटर है वो जीनस को इंडिकेट करेगा, दो लेटर हैं अगले वो स्पीसीज को इंडिकेट करते हैं, और जो रोमन संख्या जो फर्स्ट लिखा हुआ है वो स्ट्रेन को इंडिकेट करता है, यानी कि इकोलाई से पहली बार खोजा गया था ये इको-आर-आई फर्स्ट। और इको-आर-आई फर्स्ट जो खोजा गया था वो इकोलाई RY13 से खोजा गया था। जो इको-आर फर्स्ट है वो इकोलाई RY13 से खोजा गया था। और इसका नामकरण हमने अभी देखा है, जो पहला लेटर होता है वो जीनस को इंडिकेट करता है, यानी ये वंश को इंडिकेट करता है। अगले दो लेटर्स जो होते हैं वो स्पीसीज को इंडिकेट करते हैं, और ये जो है वो स्ट्रेन को इंडिकेट करता है। आर फर्स्ट यानी कि इसके स्ट्रेन को इंडिकेट करता है। आज की क्लास के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब अगली क्लास में हम वेक्टर के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। नमस्कारम।